सोहनपुर गांव की कहानी। सोहनपुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज की किरणें जितनी सीधी पड़ती थीं, उतनी ही सीधी और सरल थी वहां के लोगों की जिंदगी। धूल भरी पगडंडियां, मिट्टी के घर और हरे भरे खेत, यही था सोहनपुर का परिचय। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान था जिसकी छत अक्सर बारिश में टपकती थी। यह घर था किशन का। किशन लगभग 25 साल का एक मजबूत नौजवान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पिता रामेश्वर दास 60 के पार थे और उनकी कमर अब वैसी सीधी नहीं रहती थी जैसी कभी खेत जोतते वक्त रहा करती थी। मां शांति देवी उनसे भी 2-4 साल बड़ी थीं। उनकी आंखें बुढ़ापे की वजह से धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन अपने बेटे के लिए प्रेम से हमेशा दमकती रहती थीं। परिवार बहुत गरीब था, इतनी गरीबी कि पेट भरने के लिए भी हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती थी। रामेश्वर दास की सेहत अब जवाब दे चुकी थी और शांति देवी की कमजोर हड्डियां उन्हें 4 कदम चलने में भी थका देती थी। घर का सारा बोझ किशन के कंधों पर था। सुबह सूरज उगने से पहले ही किशन उठ जाता। बासी रोटी के एक टुकड़े और पानी से अपना पेट भरकर वह अपनी लाठी टेकते हुए मां बाप के पैर छूता और निकल पड़ता। गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करना ही उसका इकलौता सहारा था। दिन भर तपती धूप में कभी हल चलाता, कभी फसल काटता या फिर कुएं से पानी खींचता। उसके हाथों में हमेशा छाले पड़े रहते थे और पैर मिट्टी से सने होते थे। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी मां उसकी राह देखती दरवाजे पर खड़ी मिलती। आ गया मेरे लाल, शांति देवी की आवाज में ममता घुली होती थी। किशन सिर्फ मुस्कुरा देता। वह जानता था कि उसकी एक मुस्कान ही उनकी दिन भर की चिंता को कम कर देती थी। एक दिन रामेश्वर दास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। खांसी इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे कहां से आते। किशन ने अपनी मां को रोते देखा तो उसका दिल कांप उठा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपनी मां से चुपचाप कहा, मां, मुझे कुछ करना होगा। बाबूजी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ईश्वर सब ठीक करेगा मेरे लाल। अगले दिन किशन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह गांव के साहूकार के पास गया और उसने अपना खेत, जो पुश्तैनी था और परिवार का एकमात्र जमीन का टुकड़ा था, गिरवी रखने की बात कही। साहूकार ने फायदा उठाया और बहुत कम कीमत पर गिरवी रखने को तैयार हुआ। किशन जानता था कि यह कितना बड़ा जोखिम है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। शहर जाकर वह अपने पिता के लिए दवाइयां और एक डॉक्टर को गांव बुलाने का बंदोबस्त कर पाया। कुछ दिन में रामेश्वर दास की सेहत में सुधार होने लगा। घर में फिर से थोड़ी रौनक लौटी, लेकिन किशन के मन पर गिरवी रखे खेत का बोझ था। वह और भी जी तोड़ मेहनत करने लगा। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को गांव के कुओं से पानी निकालने का काम भी ले लिया। उसकी आंखें लाल रहती थीं, पर उसके चेहरे पर थकावट से ज्यादा एक दृढ़ संकल्प दिखता था। वह किसी भी कीमत पर अपना खेत वापस पाना चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। किशन के घर की पुरानी छत टपकने लगी थी। वह मां और बाबूजी को पानी से बचाने की जद्दोजहद कर रहा था कि अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी। छत के पास की एक दीवार ढह गई थी। दीवार के नीचे मिट्टी और ईंटों के ढेर में एक पुरानी लकड़ी की संदूक दबी हुई थी। किशन ने जैसे तैसे संदूक को बाहर निकाला। वह पुरानी, धूल भरी थी और शायद दशकों से वहीं दबी पड़ी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने जमाने के चांदी के कुछ सिक्के थे और एक छोटी लेकिन भारी सोने की मूर्ति। शायद उसके परदादा ने किसी पुरानी चीज को मरम्मत करते समय या किसी खुदाई के दौरान इसे यहां छुपाया होगा। किशन की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसके परिवार की पुरानी इज्जत और आत्मनिर्भरता की निशानी थी। उसने दौड़कर अपने मां बाप को दिखाया। रामेश्वर दास की आंखों में फिर से वर्षों बाद एक चमक आई और शांति देवी ने मूर्ति को छूकर अपने माथे से लगाया।
किशन ने तुरंत साहूकार का पूरा कर्ज चुकाया और अपने खेत को वापस ले लिया। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं था, वह अपने खेत का मालिक था। उसने बचे हुए पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई और अपने माता पिता के लिए अच्छी दवाइयां और भोजन का इंतजाम किया। सोहनपुर में अब किशन का परिवार केवल गरीब परिवार के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस परिवार के रूप में जाना जाता था जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत तथा ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद लिखी। किशन ने अपने खेत में दिन रात काम किया और अब वह केवल मजदूरी नहीं करता था, बल्कि अपने खेत से उगी फसल को देखकर मुस्कुराता था। रामेश्वर दास और शांति देवी अब शांति से अपना बुढ़ापा जी रहे थे। किशन की मेहनत और उनके आशीर्वाद ने उनके घर में धन दौलत से ज्यादा एक नई उम्मीद और सुख की किरण जगा दी थी। सोहनपुर की कहानियों में अब यह परिवार एक मिसाल बन गया था, संघर्ष, धैर्य और अटूट प्रेम की मिसाल। समय का खेल। बारिश की वह रात थी जब गांव का हर घर अपनी छत टटोल रहा था। रामू काका के कच्चे मकान में, जहां फूस की छत जगह जगह से टपक रही थी, उम्मीद की एक कतरा भी मुश्किल से बच पाया था। बाहर मूसलाधार बारिश थी और भीतर उनके दो छोटे बच्चे, 10 साल की ज्योति और 8 साल की पूजा, अपनी मां सरस्वती से सटकर लेटे थे, ठंड और भूख से कांपते हुए। रामू, जो दिन भर सब्जियां बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे, आज भीगते हुए लौटे थे। उनकी टोकरी में आधी सड़ी हुई गोभी और कुछ मुरझाई हुई पालक थी। बाजार में कोई ग्राहक नहीं था। बारिश ने न सिर्फ उनकी सब्जियों को बर्बाद किया था, बल्कि उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। आज भी कुछ नहीं बिका, रामू ने उदास स्वर में कहा। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। सरस्वती ने एक भीगी हुई लकड़ी से चूल्हा जलाना चाहा, पर वह भीग चुका था। क्या खाएंगे बच्चे? उसकी आंखों में आंसू थे। ज्योति ने अपने छोटे हाथों से मां की साड़ी का पल्लू खींचा। मां, भूख लगी है। रामू ने अपनी बेटियों को देखा। उनके मुरझाए चेहरे, ठंडी से नीले पड़े होंठ। उनके दिल में एक टीस उठी। क्या यही उनका भाग्य है? यह गरीबी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी? बारिश का मौसम रामू के लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मुसीबतों का सैलाब लेकर आता था। सब्जियां सड़ जाती, सड़कें कीचड़ से भर जाती और गांव के अमीर लोग भी घरों में दुबक जाते, जिससे रामू का काम ठप हो जाता। हर साल इन महीनों में उनके परिवार पर फाकाकशी का खतरा मंडराने लगता, मगर रामू की रगों में मेहनतकश का खून था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब बारिश थोड़ी थमी, वे फिर से अपनी टोकरी लेकर निकल पड़े। उन्होंने गांव के किनारे जाकर कुछ ताजी पत्तियां तोड़ी और उन्हें धोकर बेचने की कोशिश की। जो भी मिला उससे कुछ आटा और दाल खरीदी। एक दिन शाम को जब ज्योति और पूजा दोनों एक पुराने कंबल में दुबक कर बैठी थी, रामू ने सरस्वती से कहा, हम चाहे कुछ भी करें, इस गरीबी से निकलना मुश्किल है, पर हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। शायद शिक्षा ही इनके लिए नए रास्ते खोले। सरस्वती ने अपनी डबडबाई आंखों से उन्हें देखा। पढ़ाएंगे कैसे? स्कूल की फीस, किताबों का खर्च हम करेंगे, रामू ने दृढ़ता से कहा। खुद भूखे रहेंगे, पर इन्हें पढ़ाएंगे, यही उम्मीद है हमारी। और फिर समय का खेल शुरू हुआ। रामू और सरस्वती ने दिन रात एक कर दिया। रामू ने सब्जियों के साथ साथ गांव में छोटे मोटे मजदूरी के काम भी शुरू कर दिए। सरस्वती ने घरों में काम करना शुरू किया। उनकी एक एक कमाई बेटियों की शिक्षा पर खर्च होती थी। ज्योति और पूजा भी अपने माता पिता के संघर्ष को समझती थी। वे मन लगाकर पढ़ती थी। ज्योति जहां गणित और विज्ञान में तेज थी, वहीं पूजा को हिंदी साहित्य और कला में विशेष रुचि थी। साल बीतते गए। गांव में कई बार बाढ़ आई, कई बार सूखा पड़ा, पर रामू और सरस्वती का संकल्प अटल रहा। उनकी बेटियां बही हो रही थीं और अपने ज्ञान से चमक रही थीं। ज्योति ने गांव के स्कूल में टॉप किया और फिर एक सरकारी स्कॉलरशिप पर शहर के बाइक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पाई के लिए चुन ली गई। यह रामू के घर में खुशी का पहला बड़ा अवसर था, पर साथ ही चिंता भी थी, शहर का खर्च। लेकिन ज्योति ने अपनी मेहनत से कॉलेज में भी स्कॉलरशिप प्राप्त की और अपने माता पिता के बोझ को कम किया।
पूजा ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही अपनी कला को भी निखारा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी चित्रकला से गांव के त्योहारों में रंग भरे। उसने गांव के लोगों को बताया कि कैसे कम पानी में सब्जियां उगा सकते हैं, कैसे बेहतर बीज का चुनाव करें ताकि बारिश में भी फसल ना भीगे। उसने अपने पिता के सब्जी के ठेले को सुंदर रंगों से सजाया और उस पर ताजी सब्जियों की जानकारी छोटे छोटे बोर्ड पर लिखी, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कई सालों बाद वही बारिश का मौसम फिर आया, लेकिन इस बार रामू काका का घर कच्चा नहीं था। ज्योति ने अपनी पहली तनख्वाह से एक पक्का मकान बनवाया था, जिसमें अब पानी नहीं टपकता था। रामू अब ठेला नहीं लगाते थे, बल्कि गांव के बाहर उनकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जहां दूर दूर से लोग सब्जियां खरीदने आते थे। पूजा ने एक एनजीओ के साथ मिलकर गांव के किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाए थे, जिससे बारिश के मौसम में भी उनकी फसल सुरक्षित रहती थी। आज रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, रामू और सरस्वती अपने पक्के घर के बरामदे में बैठे गर्म चाय पी रहे थे। भीतर ज्योति अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और पूजा अपने बनाए चित्रों को देख रही थी। घर में न ठंड थी न भूख, चारों ओर सुकून और समृद्धि थी। रामू ने मुस्कुराते हुए सरस्वती की ओर देखा। देखो सरस्वती, समय का खेल। एक समय था जब यही बारिश हमें डराती थी, और आज यही बारिश हमें अपने घर में सुकून देती है। सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ रामू, समय का खेल, जिसने उस अंधेरी रात में भी हमें उम्मीद की लौ जलाने की हिम्मत दी। समय ने सचमुच अपना खेल खेला था। उसने उन मेहनतकश हाथों और अटूट विश्वास को कभी निराश नहीं किया, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। रामू का परिवार अब गांव का एक सम्मानित और खुशहाल परिवार था, जो यह बताता था कि कैसे गरीबी की अंधेरी रात के बाद भी मेहनत और संकल्प से भरा सवेरा आ सकता है।